वेलकम बैक इन केमिस्ट्री क्लासेज। आज हम लोग केमिस्ट्री के इस क्लास में बात करेंगे थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी एंड एलिंगन डायग्राम। इसके पहले वाले वीडियोज में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बात किया था, कुछ रूल्स को देखे थे, उसके जनरल टर्म्स को देखे थे। उसी में जो हम लोग पढ़े थे कि मेटल को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मेटल का ओर से प्योर ऑक्साइड प्राप्त करते हैं और फिर प्योर ऑक्साइड के बाद उसका रिडक्शन करके और मेटल प्राप्त करते हैं, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये आती है कि अगर हम मेटल का रिडक्शन करते हैं तो सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते, कोई फास्ट रिएक्टिव होते हैं, कोई मीडियम रिएक्टिव होते हैं, कोई स्लो रिएक्टिव होते हैं। तो जो बहुत स्लो रिएक्टिव मेटल्स हैं उनके ऑक्साइड को तो डायरेक्ट आप हीट करेंगे तो आपका निकल जाता है मेटल। अगर बहुत हाई रिएक्टिव हैं तो उनका इलेक्ट्रोलाइसिस इलेक्ट्रिक करंट का यूज करके हमको कराना पड़ता है। लेकिन मीडियम रेंज के जो मेटल्स हैं उनको हम लोग किसी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ मिला करके गर्म करते हैं तो हमको मेटल का ऑक्साइड मेटल के ऑक्साइड से प्योर मेटल मिल जाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करेंगे कि मेटल ऑक्साइड से जब मेटल को निकाला जाता है तो वहाँ पर हमको हीट करने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट मिलाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, अगर रिड्यूसिंग एजेंट मिलाएंगे तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट सूटेबल होता है, इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो मेटल के ऑक्साइड को हीट करके और जो मेटल प्राप्त करने का प्रोसेस होता है उसको हम लोग पायरोमेटलर्जी बोलते हैं। ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी जान चुके हैं कि हीटिंग के द्वारा अगर आप मेटल का ऑक्साइड का रिडक्शन करके मेटल प्राप्त करते हैं तो वहाँ पर उस प्रोसेस को हम लोग पायरोमेटलर्जी कहते हैं। तो सिंपल में याद रखिए कि हीट करके अगर किसी चीज़ को कोई रिएक्शन करा रहे हैं मेटलर्जी में तो पायरोमेटलर्जी का केस होता है। ठीक है। अब जैसे ही हीट की बात आती है तो हमारे दिमाग में कुछ थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है केमिस्ट्री का कि क्या ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हो जाता है। तो यस, ये बात कुछ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हो जाती है। किस कंडीशन में वो होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, तो जनरली हम लोग ये देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल के अनुसार कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के ऑटोमेटिकली होने के लिए या स्पॉन्टेनियस होने के लिए उसके गिब्स एनर्जी का वैल्यू बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गिब्स एनर्जी का वैल्यू अगर किसी रिएक्शन के लिए निगेटिव हो रहा है तो ही उस केस में वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी ऑटोमेटिकली हो पाएगा, अदरवाइज रिएक्शन प्रोसीड नहीं कर पाएगा जनरल केस में। अगर हम उसको प्रोसीड कराना चाहते हैं तो एनी हाउ हमको उसके गिब्स एनर्जी को निगेटिव बनाना ही पड़ेगा, ये मेन बात है। तो गिब्स एनर्जी हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ मेटलर्जिकल ट्रांसफॉर्मेशन। The change in Gibbs energy for any process at any specific temperature is described as, आप जानते हैं 11th क्लास में पढ़े होंगे गिब्स एनर्जी के वैल्यू को कि डेल्टा G इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S होता है। और डेल्टा G का वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, डेल्टा H में से T डेल्टा S को माइनस करके। तो यहाँ पर डेल्टा H क्या हुआ, तो यह हमारा इंथैल्पी चेंज हुआ और डेल्टा एस हुआ इंट्रोपी चेंज। तो इंट्रोपी को आप जानते हैं कि रैंडमनेस पार्टिकल से लिया जाता है सेंस, और डेल्टा एच का वैल्यू पूरे इंटायर एनर्जी से लिया जाता है। तो पार्टिकल्स की जितनी एनर्जी है टोटल, उस डेल्टा एच हुई सिस्टम की एनर्जी, और उसमें रैंडमनेस का जो मेजरमेंट है वो हमारा डेल्टा एच दे रहा है इंट्रोपी चेंज का। टेम्परेचर जो बढ़ा रहे हैं स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है तो उसका गिब्स एनर्जी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर अगर डेल्टा एच का वैल्यू टी डेल्टा एच के वैल्यू से ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा पॉजिटिव, यानी वो रिएक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, फिजिबल रिएक्शन वो नहीं होगा।
अब डेल्टा एच का वैल्यू भी आप जानते हैं कि डेल्टा एच चेंज के लिए गिब्स सिनर्जी चेंज में हम लोग देते हैं कि -RT/ln(k), तो ये k पर भी डिपेंड करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के अंडर में ही रिएक्शन को हम लोग ये इक्विलिब्रियम का ही सेंस लेते हैं k के कारण, चूँकि k यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि ये निगेटिव कब होगा, या हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगा, या अगर स्पॉन्टेनियस नहीं है तो उसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज निगेटिव ओनली देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इफ डेल्टा एस इज पॉजिटिव। अब देखिए, रैंडमनेस यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंक्रीजिंग, जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, if delta is positive on increasing the temperature the value of TdS would increase। अब मान लो कि ये पॉजिटिव वैल्यू दिया है डेल्टा एस, अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है और टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो टेम्परेचर प्लस होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव मिल करके पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो ये प्रोडक्ट हमारा यानी TdS का वैल्यू आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। और TdS का वैल्यू जब पॉजिटिव आ जाएगा और T डेल्टा एस जितना था उतना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा ये वैल्यू ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये इतना पॉजिटिव हो जाए T डेल्टा एस का वैल्यू कि इससे ज़्यादा हो जाए, यानी T डेल्टा एस ग्रेटर देन डेल्टा एच हो जाए, तो उस केस में क्या होगा कि डेल्टा जी का वैल्यू हमारा माइनस हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और डेल्टा डी का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा, तो उस केस में रिएक्शन आपका प्रोसीड करेगा। If the value of delta G is positive for any reaction, then to make such reaction, अब मान लीजिए कि हमको कोई रिएक्शन में डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई अगर हम उस रिएक्शन को कराना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो एक कोई दूसरा सूटेबल रिएक्शन चूज करना पड़ेगा जिसके गिब्स सिनर्जी का वैल्यू रिस्पेक्टिवली ज़्यादा निगेटिव हो, यानी जितना ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है उससे ज़्यादा निगेटिव वैल्यू वाला कोई रिएक्शन हमको चूज करना पड़ेगा, और वो रिएक्शन इस रिएक्शन के साथ मिला करके कराते हैं सेम कंडीशन में, सेम फिजिकल कंडीशन में, दोनों रिएक्शन को एक साथ कराते हैं। तो उसमें क्या होगा कि एक रिएक्शन का गिब्स एनर्जी का वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन दूसरे वाला रिएक्शन का गिब्स एनर्जी का वैल्यू मोर निगेटिव है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या है, निगेटिव वैल्यू जब ज़्यादा है पॉजिटिव वैल्यू कम है, तो जिसका सम जो होगा वो निगेटिव वैल्यू आएगा। निगेटिव वैल्यू आने पर वो रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा, फिजिबल हो जाएगा या स्पॉन्टेनियस होगा। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हम किसी पॉजिटिव गिब्स एनर्जी वाले वैल्यू के रिएक्शन के साथ हम किसी मोर निगेटिव वैल्यू वाले रिएक्शन को मिला देते हैं, ऐड करा देते हैं, एक साथ परफॉर्म कराते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कपलिंग, जोड़ देना। तो वही लिखा गया है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर एनी रिएक्शन, then to make such reaction spontaneous, it is coupled with another reaction of large negative delta G value, यानी गिब्स एनर्जी का वैल्यू जितना पॉजिटिव है उससे ज़्यादा हम रखेंगे, so that the sum of two delta G becomes negative. This is known as coupling of reaction। तो जब हम कपलिंग कराते हैं तो हो जाता है। अब इस कपलिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे जनरली ये जान लीजिए कि कोई भी मेटल है अगर वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, ऑक्साइड बनाता है, तो उस केस में उसका जो गिब्स एनर्जी लेवल है वो कम होते जाता है, मतलब लेस निगेटिव होते जाता है। और जब लेस निगेटिव होते जा रहा है तो हम अगर उस ऑक्साइड से मेटल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमको उसको कपल कराना पड़ेगा। एक चीज़ और इसमें ध्यान देते हैं कि जो जनरल हम लोग मेटलर्जी का ऑपरेशन करते हैं, तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन में
जो हम मेटल ऑक्साइड को मेल्ट करके पिघला करके हीट करके रिडक्शन कराते हैं और उससे मेटल प्राप्त करते हैं, तो मेटल वो मोल्टेन स्टेज में होता है। और मेटल ऑक्साइड को हीट करके मेटल प्राप्त करने के प्रोसेस को हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। नाम याद रखिएगा, स्मेल्टिंग। तो अब स्मेल्टिंग में हम लोगों को पिघले हुए रूप में मिलता है मेटल। तो अब इस स्मेल्टिंग कराने के लिए हमको उसको हीट करना है ऑक्साइड को। तो देखिए अब यहाँ पर जो एलिंगम डायग्राम है कि ये हमको हेल्प करता है सिलेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में। इस एलिंगम डायग्राम में हम लोग क्या देखते हैं, तो बेसिकली इसमें एक्स एक्सिस जो होता है वो टेम्परेचर रेंज दिया जाता है, वाई पर गिब्स एनर्जी चेंज दिया जाता है जो किलो जूल पर मोल के यूनिट में रहता है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, केल्विन में भी आप लिख सकते हैं। तो जैसे एक दिया गया है कि एक जनरल एलिंगम डायग्राम कि 0 से लेकर के 2000 सेंटीग्रेड तक दिया गया है। इधर आपका 0 यहाँ है, और ध्यान दीजिए कि गिब्स एनर्जी हमको निगेटिव ही लेना है प्रक्रिया के लिए, क्योंकि हम रिडक्शन के केस में इसकी बात कर रहे हैं। तो ये निगेटिव 0, -100, -200, -300, -400 टू अप्रॉक्सीमेटली -1200 ले लिए, इतने में हमारा काम हो जाता है। तो अब देखेंगे कि ये जो ग्राफ है एलिंगम डायग्राम का, जो ग्राफ है ये प्लॉट है किसके किसके बीच में होता है, तो गिब्स एनर्जी चेंज यानी डेल्टा आर जी स्टैंडर्ड और वर्सेज टेम्परेचर, ये टेम्परेचर का ग्राफ। तो अब इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली कोई भी एक रेंज में जो ग्राफ जाता है तो स्ट्रेट लाइन जाता है, और इस ग्राफ में कहीं कहीं आप देख रहे हो कि किसी जैसे यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट गया और यहाँ से स्लोप इंक्रीज कर गया, बढ़ गया। इसमें भी ऐसे यहाँ तक आया और उसके बाद ये इंक्रीज कर गया, ये कॉन्स्टेंटली डाउन होते जा रहा है, ये अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा सा डाउन हो रहा है, आप ये स्लाइडली इंक्रीज कर रहा है। इस तरह से इसका ज़्यादा नीट एंड क्लीन डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं, वहाँ पर मिल जाएगा। हम लोग बोर्ड पर ड्रॉ किए हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें चेंजेज आ जाए, लेकिन नेचर ऑफ ग्राफ नहीं बदलेगा। ये ध्यान रखना है कि आप कभी भी ग्राफ बनाएंगे, चाहे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आपको माइंड में हमेशा रखना है कि वहाँ नेचर ऑफ ग्राफ चेंज नहीं करेगा। स्लोप जिस टाइप का बन रहा है, ग्राफ का टाइप जो है वही रहेगा, और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है। तो इसमें एलिंगम डायग्राम में देखने वाली बात क्या है कि ये सीधे जाता है, लीनियर है, लेकिन किसी किसी पॉइंट पर शार्पली बेंड करता है। जैसे यहाँ तक आया सीधे और उसके बाद ही बेंड कर गया, तो ये सीधे जा रहा है थोड़ा सा अपवार्ड होते हुए। तो ये क्या बता रहा है कि हमारा गिब्स एनर्जी वैल्यू बढ़ रही है, यानी लेस निगेटिव होती जा रही है। इस ग्राफ में ये भी चीज़ देखेंगे कि हर जगह ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी मेटल के साथ या एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे Mg का O के साथ मिला 2MgO हुआ, ऐसे गया, यहाँ से ऐसे हो गया। फिर एल्युमिनियम और ऑक्सीजन मिले, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया। जिंक और ऑक्सीजन मिला, जिंक ऑक्साइड बनाया। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। आयरन और ऑक्सीजन मिला, आयरन ऑक्साइड बनाया। कॉपर और ऑक्सीजन मिला, कॉपर ऑक्साइड बनाया। ये कार्बन से ऑक्सीजन मिला, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ये कार्बन से ऑक्सीजन मिला तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। तो हम देख रहे हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड शार्पली डिक्रीज करते जा रहा है। बाकी सब जो हैं लगभग या तो इसमें बहुत कम डिक्रीजिंग है, नहीं तो मेटल वाले जो पार्ट हैं तो सारे मेटल वाले का ग्राफ सीधे इंक्रीज करते जा रहा है, स्लोप उसका बढ़ते जा रहा है, अपवर्ड है या पॉजिटिव स्लोप दे रहा है। और कुछ खास पॉइंट के बाद वो शार्पली इंक्रीज कर जा रहा है स्लोप। तो जहाँ पर वो शार्पली इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर आपका स्टेट चेंज हो रहा है। जैसे अगर पहले से उस सॉलिड में है तो उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उस टेम्परेचर के आगे जाने पर। अगर पहले से कोई चीज़ लिक्विड में हो तो वो गैसियस स्टेज में, मतलब अपने हायर एनर्जेटिक स्टेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो जहाँ भी ग्राफ बेंड कर रहा है, इसका मतलब कि वहाँ पर उसका स्टेट जो है, फिजिकल स्टेट, वो हायर एनर्जेटिक हो रहा है, यानी चेंज कर रहा है। तो वहाँ पर इस अदरवाइज एक फिजिकल स्टेट में आपका कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो ये तो ऑक्सीडेशन के लिए इंक्रीज कर रहा है,
तो जब आप रिडक्शन करेंगे इसका यानी स्मेल्टिंग करेंगे तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा, रिजल्ट आपको उल्टा मिलेगा। तो कुछ स्लाइटली ग्रेटर होगा लेकिन ये मोर निगेटिव वैल्यू देगा कुछ। लेकिन जब हम उसको स्पॉन्टेनियसली कराना चाहते हैं इफेक्टिव रूप में तो हमको उसमें कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट देना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि रिड्यूसिंग एलिंगन डायग्राम की तो बात ये हो गई कि इसमें कौन क्या बता रहा है। अब इसके बाद इसमें है कि हम रिड्यूसिंग एजेंट का यूज क्यों करते हैं। कोई भी जैसे मेटल का ऑक्साइड लिया जाए, उस मेटल के ऑक्साइड में रिड्यूसिंग एजेंट देते हैं। अब एग्जांपल्स में देखिए कि जैसे कोई एक जनरल रिडक्शन प्रोसेस लिया जाए, हम लोग ये देख चुके हैं अभी कि अगर मेटल में ऑक्सीजन कंबाइन करता है तो वहाँ पर गिब्स एनर्जी लेस निगेटिव होती जाती है, यानी ग्राफ आपका एलिंगन डायग्राम में अपवार्ड होते जाता है, स्लोप आपका बढ़ते जाता है मेटल के केस में। तो अगर हम लोग स्मेल्टिंग का, वो तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस था यानी ऑक्साइड बनाने का प्रोसेस, हमको यहाँ रिडक्शन में क्या करना है कि ऑक्साइड को स्मेल्ट करना है। तो स्मेल्टिंग में क्या होगा कि वो प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा, यानी सीधे वो ग्राफ डाउन होने लगेगा। तो यानी उसमें जो गिब्स एनर्जी है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो गिब्स एनर्जी का वैल्यू, ऑक्साइड का जो एनर्जी है गिब्स एनर्जी, उससे गिब्स एनर्जी का जो चेंज होगा वो आपका निगेटिव होते जाएगा। तो निगेटिव होते जाएगा लेकिन उस निगेटिव होने का प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा, क्योंकि ग्राफ का स्लोप ज़्यादा नहीं है। तो थोड़ा सा रिवर्स होकर के निगेटिव तो होगा, यानी टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, ऑक्साइड को हीट करते जाएंगे तो अल्टीमेटली वो रिड्यूस होगा बाय इटसेल्फ। क्लियर है। ऑक्साइड फॉर्मेशन में ग्राफ आपका बढ़ रहा था तो ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे तो ग्राफ घटेगा, यानी आपका स्लो गिब्स एनर्जी का वैल्यू मोर निगेटिव होते जाएगा। तो मोर निगेटिव होने के केस में क्या होगा कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो चीज़ मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन मेटल के फॉर्म में होगा, लेकिन उसमें हमको टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ग्राफ का स्लोप है वहाँ पर। तो हम क्या चाहते हैं कि उस रिएक्शन का गिब्स एनर्जी का जो निगेटिव वैल्यू आ रहा है, कम निगेटिव आ रहा था, हम उसको और ज़्यादा निगेटिव कर दें ताकि वो स्पॉन्टेनियसली आसानी से हो जाए और आपको प्रोडक्ट जल्दी ज़्यादा अमाउंट में मिले। तो हम उसका रेट बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उसमें रिड्यूसिंग एजेंट का एडिंग करते हैं। तो अब जनरली हम लोग देखते हैं कि फॉर जनरल रिडक्शन के लिए, जैसे मान लीजिए कि मेटल का ऑक्साइड है, या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, 1 या 2 या 3, तो मेटल का ऑक्साइड ले लिए MXO। अब ये रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा, एक सेम बनाएगा, जितना ये मेटल है मेटल निकल जाएगा और हाफ O2 निकल जाएगा, यानी वो आप हाफ O2 लिख लिए। तो इसमें गिब्स एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है मेटल ऑक्साइड और मेटल के बीच में आ रहा है, तो ये गिब्स एनर्जी का वैल्यू है निगेटिव, लेकिन बहुत कम निगेटिव है। ध्यान रखिएगा कि ऑक्साइड का जब फॉर्मेशन होता है तो गिब्स एनर्जी का वैल्यू लेस निगेटिव हो रहा है। तो जब ऑक्साइड को रिड्यूस करेंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ उसका वैल्यू मोर निगेटिव होगा ही, लेकिन वो डिफरेंस कम होगा, मोर निगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं है। तो रिएक्शन जो होगा जब हीट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहाँ से डाउन होना शुरू होगा, लेकिन उस कंडीशन में वो ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, स्लो होगा। और जब हम उसी में सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट बना देंगे, यानी मोर निगेटिव गिब्स एनर्जी वाला कोई रिएक्शन के साथ उसको कपल कर देंगे, तो वो कम टेम्परेचर पर ही आपका फास्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, इफ रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय कार्बन, द ऑक्सीडेशन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, तो रिड्यूसिंग एजेंट जब कार्बन यूज कर रहे हैं तो कार्बन है, आप कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, कार्बन भी यूज कर सकते हैं, कोई सूटेबल अन्य मेटल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरली ज़्यादातर कार्बन यूज करते हैं, तो हम लोग कार्बन पर एग्जांपल देख रहे हैं कि कार्बन विल बी देयर। तो कार्बन सॉलिड है, अगर ऑक्सीजन के कम अमाउंट में, कंट्रोल्ड अमाउंट में रिएक्शन कराते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, सबसे फास्ट इसका निगेटिव था। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो कार्बन जो होता है ऑक्सीजन के साथ काफ़ी प्रेम रखता है। कार्बन को कहीं भी ऑक्सीजन मिलेगा, आधा टुकड़ा भी मिलेगा तो वो ले लेगा। तो इसीलिए कार्बन अगर कम ऑक्सीजन मिलता है तो भी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाता है, पूरा मिलता है तो आपका डाइऑक्साइड बन जाता है। तो कार्बन का डाइऑक्साइड भी हो सकता है, जैसे कार्बन प्लस O2 लिए हाफ हाफ दोनों तरफ लगा दिए हैं, नहीं तो सीधे
आप कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के लिए हमको करना होता है, इसीलिए यहाँ पर हाफ लगाते हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि आखिर रिएक्शन में हम लोग बैलेंस रिएक्शन में हाफ क्यों ऑक्सीजन के साथ लगा रहे हैं। तो इसलिए कि जो एलिंगटन डायग्राम बनाया जाता है उसमें जो गिब्स एनर्जी का वैल्यू है वो हम लोग 1 मोल ऑक्सीजन पर एटम पर ही देखते हैं। तो यहाँ पर हाफ O2 हो गया, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम हो जाएगा, तो इसके साथ 1/2 CO2 बन गया गैस। तो कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनी, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनी। तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की गिब्स एनर्जी चेंज, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की गिब्स एनर्जी चेंज। अगर इस मेन रिएक्शन को इससे कपल कराते हैं या फिर इसी को इससे कपल कराते हैं तो हमको मिलेगा, तो ऑन कपलिंग फर्स्ट प्लस सेकंड, यानी फर्स्ट सेकंड को कपल कराएंगे तो आपको ये मिल रहा है मेटल ऑक्साइड कार्बन, तो एक मेटल सॉलिड और लिक्विड, और यहाँ CO बन गया फर्स्ट वाले के साथ कपलिंग में। अगर सेकंड वाले को कपलिंग कराए तो आप कार्बन और यहाँ पर आपका ये एक मेटल बन गया और हाफ CO2 बन गया। तो यहाँ पर CO2 बना इस सेकंड वाले के साथ कपलिंग कराने पर, थर्ड वाले के साथ आप फर्स्ट का सेकंड से जब कपलिंग कराए तो ये बना, तो रिस्पेक्टिवली हमने लिख दिया है। तो और इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो बनता है जैसे फर्स्ट स्टेज में बना, तो वो भी अगले स्टेप में आपको रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो इफ़ CO इज द रिड्यूसिंग एजेंट देन CO गैस प्लस हाफ O2, तो CO2 बन जाती है गैस, इसमें भी गिब्स एनर्जी काम करी। तो ये टोटल गिब्स एनर्जी जो है सब की सब निगेटिव हैं, मोर और लेस। ये जो रिएक्शन हो रहा है इसका या इसका, सबसे ज़्यादा इसका है मोर निगेटिव, तब इसका भी है और इसके भी कुछ है। तो ये सब जो मोर निगेटिव गिब्स एनर्जी वाले हैं, अगर इसमें से किसी भी रिएक्शन को इसके साथ हम अटैच करते हैं तो क्या होगा कि केवल मेटल को हिट करने से जो हमारा गिब्स एनर्जी का वैल्यू निगेटिव इतना आ रहा था, अगर ये दोनों को ऐड कर दिए, कपलिंग कर दिए, तो उसका गिब्स एनर्जी का वैल्यू मोर निगेटिव हो जाएगा। और मोर निगेटिव होने के कारण वो रिडक्शन हमारा आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिड्यूसिंग एजेंट का यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है, वो मेनली क्या करता है थर्मोडाइनमिक्स के टर्म में, तो वो रिडक्शन में जो मेटल का जनरल रिडक्शन का गिब्स एनर्जी का वैल्यू है वो ऐड हो करके उसको और ज़्यादा निगेटिव यानी मोर निगेटिव बना देता है, जिससे रिएक्शन आपका आसानी से स्पॉन्टेनियस हो जाता है और रिडक्शन हमारा लो टेम्परेचर पर आसानी से हो जाता है। तो ये बात थी। अब ये जो एलिंगन डायग्राम है, तो एलिंगन डायग्राम में ये तो हम समझ ही चुके हैं कि मेटल से बढ़ता है तो अपवार्ड क्यों जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब जैसे ग्राफ में आपने देखा कि हर जगह एलिंगन डायग्राम में ग्राफ कुछ ऐसे इंक्रीज कर रहा था मेटल के लिए जनरली। आखिर ये इंक्रीज क्यों कर रहा था, तो बात सिंपली हम समझ सकते हैं कि डेल्टा G का वैल्यू होता है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो जब ऑक्सीजन मेटल लिए हैं, मेटल के साथ जब ऑक्सीजन का कम्बिनेशन किए हैं, तो मेटल और ऑक्सीजन है, कोई मेटल है और ऑक्सीजन है, मेटल ऑक्साइड बना। तो जैसे मेटल जनरल है सॉलिड में और ऑक्सीजन लिए O2 या हाफ O2 कर लीजिए गैस से, ये आपका बना मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल का ऑक्साइड बना, ये सॉलिड बन गया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इसका जितना डेल्टा S का वैल्यू होगा प्रोडक्ट में, इसका डेल्टा S का वैल्यू कम हो जा रहा है, क्योंकि रैंडमनेस ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा। ये सॉलिड हो गया तो सॉलिड में बहुत कम हो जाता है, गैस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में मीडियम होता है। तो यहाँ पर आपका कम हो जा रहा है, तो डेल्टा S का वैल्यू कम होगा किसी टेम्परेचर पर। तो जब डेल्टा S का वैल्यू न्यूमेरिकली कम होगा तो T डेल्टा S का वैल्यू भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो डेल्टा H में से जब इसको कम डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा G का वैल्यू क्या होगा हमारा कम हो जाएगा, यानी डेल्टा S से जब ये वैल्यू कम हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा या प्रीवियस स्टेज से लेस निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑक्साइड फॉर्मेशन में हमारा लेस निगेटिव होता है और रिडक्शन में आपका ये निगेटिव आने लगता है। तो अब इसमें एलिंगन डायग्राम का लिमिटेशन क्या है, तो इससे हमको स्पॉन्टेनियस होने का पता चल जाता है, रिडक्शन कैसे होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया जाएगा, इसका पता चल जाता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलता है, वो रिएक्शन कितना फास्ट हो सकता है, कितना स्लो हो सकता है, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। और गिब्स एनर्जी चेंज में, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी चेंज में जैसे
वहाँ पर के आर -RT × ln के का वैल्यू जो आ रहा था, तो के पर डिपेंड कर रहा था, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था। तो जनरली ये कंसिडरेशन में आता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के आधार पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा रिएक्शन, लेकिन जो रिएक्शन होता है वो जनरली इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमेशा नहीं होता है। तो इसलिए वो इंडस्ट्रियल यूज में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात आती है तो वो नहीं दे करके एक रफ आइडिया देता है। सिलेक्शन करने के लिए हमको रिड्यूसिंग एजेंट का आइडिया देता है, लेकिन एग्जैक्टली वैल्यू नहीं दे पाता, क्योंकि वो के पर डिपेंड करता है। जबकि फिजिकल कंडीशन में के इक्विलिब्रियम कंडीशन में, यहाँ रिएक्शन जो होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में सब रिएक्शन नहीं हो सकते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट माने ऑक्सीडेशन के और रिडक्शन के जो या रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं तो एक साथ बहुत कम समय के लिए रहते हैं, इक्विलिब्रियम की तरह हमेशा कॉन्स्टेंटली नहीं रहते हैं। तो यहाँ भी एक लिमिटेशन आता है, लेकिन ओवरऑल ये रिड्यूसिंग एजेंट के सिलेक्शन के लिए बेस्ट मेथड है और इसकी यूज उसी में है। तो अब इसके बाद हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 कुछ मेटल्स जो हमारे सिलेबस में मेन टॉपिक तो हम लोग देख लिए, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर कुछ मेटल के प्रोसेस को, एक्सट्रैक्शन को हम लोग देख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे उससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम लोग अलग अलग वीडियोज में अलग अलग मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में 3-4-5 दिए गए हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप प्रीवियस वीडियो को देख करके रिप्ले करके अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं अगले वीडियो में, तो मिलते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ।